नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश धीरे धीरे अगले चुनाव की ओर बढ़ रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की भाषा, संस्कृति अलग अलग है, लेकिन भावनाओं की डोर सबको एक साथ बांधे हुए है। इसीलिए किसी भी राज्य में कुछ भी होता है तो पूरा हिंदुस्तान उससे जुड़ जाता है। देश की राजनीति के इसी समाज शास्त्र का हिसाब किताब लेकर हम फिर से हाजिर हैं। शुरुआत कश्मीर से, जिस वक्त पाकिस्तान की काली नजर 1947 से ही रही है। इसीलिए कश्मीर सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, सभी भारतीयों का देश की राजनीति का केंद्र बन गया है। 3 दिन तक बीजेपी और पीडीपी को कश्मीर के हालात के लिए कोसने वाली कांग्रेस आज खुद बुरी फंस गई। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के बयान ने पार्टी की किरकिरी करा दी और बीजेपी को बोलने का बड़ा मौका दे दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने विवादित बयान देते हुए कह दिया कि कश्मीरी जनता आजादी चाहती है। तो इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में राज्यसभा के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के बयान पर भी बवाल मच गया। उन्होंने कह दिया कि कश्मीर में सेना की कार्रवाई में आतंकवादियों से ज्यादा आम लोगों की मौत हो रही है। सैफुद्दीन सोज कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और अब उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कश्मीर की आजादी की वकालत की है। दरअसल सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में परवेज मुशर्रफ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग आजादी चाहते हैं। मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने किताब में लिखा तब भी सही था, अब भी सही है। मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने किताब में लिखा तब भी सही था, अब भी सही है। सैफुद्दीन सोज ने जो कुछ भी कहा वो देश में सियासी बवाल लाने के लिए काफी था। कश्मीर की आजादी का समर्थन करने वाले इस कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी ने अपनी प्रवक्ताओं की पूरी फौज खड़ी कर दी। बीजेपी के हमलों से बचाव की मुद्रा में आई कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज के बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस के लोग देश दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की और बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। हम कांग्रेसियों को उनके देशद्रोही एजेंडे को कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये तथाकथित मुख्य धारा के कश्मीर केंद्रित नेता जब भी सत्ता में होते हैं तो कश्मीर को भारत का अटूट अंग बताते हैं। जैसे सत्ता से वंचित होते हैं तो यक इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। इस तरह की अलगाववाद की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये बार बार भारतवर्ष को नीचे दिखाने का जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारत के आर्मी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस ने माफी तो नहीं मांगी, बहरहाल सोज के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि किताब बेचने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर कमेटी जल्द ही सैफुद्दीन सोज पर कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन कार्रवाई जब होगी तब होगी। लेकिन इस बयान से जो डैमेज हुआ है उसको चुनावी साल में कंट्रोल कर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। उधर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ भी बीजेपी और मोदी सरकार ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आजाद के बयान पर यहां तक कह डाला कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी ताकतों के साथ जाकर खड़ी हो गई है। बीजेपी ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे गुलाम नबी आजाद का वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी 4 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और इसमें 20 नागरिक मारे जाते हैं। उनकी कार्रवाई नागरिकों के खिलाफ ज्यादा है और आतंकियों के खिलाफ कम है। जैसा कि पुलवामा में 13 नागरिक मारे गए और सिर्फ 1 आतंकवादी। गुलाम नबी आजाद के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजाद के इस बयान से लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान खुश हो गया है। कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू दिया है कि सेना कश्मीर में आम आवाम को अधिक मार रही है, आतंकवादियों को नहीं। ये जो उनकी टिप्पणी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और गैर जिम्मेदाराना है। आज गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी से सबसे खुश पाकिस्तान के लोग होंगे जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। तो आज जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं उसको लश्कर-ए-तैयबा समर्थन कर रहा है। ये कौन सी राजनीति है कि कांग्रेस पार्टी आज देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ी हो गई है। ये एक नई कांग्रेस है जो राहुल गांधी की अगुवाई में और सोनिया गांधी के आश्रय में देश को तोड़ने वाली ताकतों को मजबूत कर रही है।
कश्मीर में नेता और पार्टियां एक दूसरे से सत्ता के लिए लड़ रही हैं, तो दूसरी ओर सेना आतंकियों का खात्मा करने की जंग लड़ रही है। सुरक्षा बलों को आज तब बड़ी कामयाबी मिली जब अनंतनाग में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। ये आतंकवादी इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए थे। ये चारों आतंकी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित थे और आईसिस जम्मू कश्मीर नाम से आतंक का नया गिरोह चला रहे थे। ये एनकाउंटर श्री गुफवाड़ा के खीरम गांव में हुआ। ये इलाका अमरनाथ यात्रा के रूट पर ही पड़ता है। इससे साफ है कि इन आतंकियों का मकसद अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने का था। सुरक्षा बलों को खीरम में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। एनकाउंटर में इस्लामिक स्टेट के जो 4 आतंकी मारे गए हैं, उनकी पहचान भी हो गई है। इनमें एक दाऊद सोफी था, जो कि श्रीनगर का रहने वाला था। दूसरा आतंकी 28 साल का मोहम्मद अशरफ था, जो कि श्री गुफवाड़ा का ही निवासी था। तीसरा आतंकी आदिल रजमान भट्ट था, जो कि बिजबहेरा का रहने वाला था। और चौथा आतंकी मजीद अहमद डार पुलवामा का निवासी था। जब एनकाउंटर चल रहा था, तब स्थानीय युवकों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया और कार्रवाई में बाधा डालने तक की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और एक महिला की भी मौत हो गई। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 1 सप्ताह पहले 4 आतंकियों का सफाया कर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलती है। ऐसे में एक भी चूक भारी पड़ सकती है। अनंतनाग में आतंकियों को ढेर किया गया, तो उधर बौखलाए आतंकियों ने पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर दिया। त्राल बस स्टैंड के पास सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। साथ ही आतंकवादियों ने गोलीबारी की और भागते बने। इस हमले में 9 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज राज्यपाल एनएन वोहरा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्यपाल शासन लागू होने के बाद ये पहली सर्वदलीय बैठक थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक में पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती तो नहीं पहुंची, लेकिन बैठक से पहले ही उन्होंने अलग से राज्यपाल से मुलाकात कर ली थी। आज की सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई। सभी दलों ने अपनी अपनी राय राज्यपाल के सामने रखी। उधर गवर्नर्स रूल में राज्यपाल एनएन वोहरा के सलाहकार के तौर पर विजय कुमार ने आज श्रीनगर में चार्ज संभाल लिया। विजय कुमार तमिलनाडु कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं। ये वही विजय कुमार हैं जिन्होंने चंदन तस्कर वीरप्पन को मार गिराया था। वो कश्मीर घाटी में 1998 से 2001 के बीच में आईजी भी रहे हैं। साथ ही सीआरपीएफ के डीजी के तौर पर नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े अभियान उन्होंने चलाए हैं। उधर सरहद पर जारी तनाव के चलते एक ऐतिहासिक मेले पर ग्रहण लग गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले के रामगढ़ में इस बार चमलियाल मेला नहीं लगेगा। चमलियाल मेला 28 जून को आयोजित होने वाला था, लेकिन सांबा जिला प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मेले को स्थगित कर दिया। आजादी के बाद से ही सरहद पर यह मेला लगता रहा है। ये मेला भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ ही लगता है और मेले में पाकिस्तानी रेंजर्स भी चादरपोशी करने के लिए आते हैं। 70 साल से चली आ रही मेले की ये परंपरा इस साल पहली बार टूटी है। मेले को लेके हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी। हमने मीटिंग्स वगैरह ली एडमिनिस्ट्रेशन की, जो वहां पे काम करवाने थे वो सारे काम का भी जायजा लिया गया और काम को स्पीड अप किया गया। लेकिन बीच में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें फायरिंग में हमारे 4 जवान बीएसएफ की अपनी जान गंवा चुके, उसके बाद वहां पे एक मिसट्रस्ट का और अनसर्टेनिटी का माहौल है चमलियाल में खास करके, क्योंकि चमलियाल में खास करके पहली बार इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है। तो बीएसएफ की तरफ से जो रिपोर्टिंग है, उन्होंने भी यही जाहिर किया है कि एडवाइजेबल नहीं होगा। और अब एक नजर देश की कुछ और अहम खबरों पर। मुंबई के खार इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में घर की नौकरानी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले घर में लूटपाट की और फिर बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां पर लिसाड़ी गेट थाना इलाके में एक दंपत्ति को 2 दर्जन से ज्यादा गुंडों ने बेरहमी से पीटा। दंपत्ति का कसूर बस इतना था कि पड़ोस में रहने वाले शख्स शराब के नशे में अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। जब युवक ने विरोध किया तो उसने साथियों के साथ मिलकर पति पत्नी को बेरहमी से पीटा।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बीच सड़क दो महिलाएं आपस में ही भिड़ गई। दरअसल दोनों महिलाओं के पति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान मौके पर भीड़ जुट गई। बिहार के मोतिहारी में चोर की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल एक युवक एटीएम से पैसे निकालकर जैसे ही बाहर निकला, मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने युवक के हाथ से पैसे छीनकर भागने की कोशिश की। तभी एक चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया और लोगों ने जमकर उसे पीटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लुटेरा भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। बाइक सवार 2 लुटेरे एक व्यापारी से 4 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे। शोर मचाते ही मौके पर भीड़ जुट गई और एक बदमाश को पकड़कर भीड़ ने लात घूंसों से जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भीड़ का इंसाफ देखने को मिला। यहाँ पर बच्चा चोरी के आरोप में गांव के लोगों ने एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोटबंदी के फैसले को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सियासी गलियारे में इसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से नोटबंदी को लेकर बीजेपी को घेरा है। इस बार निशाने पर सीधे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमित शाह अहमदाबाद के जिस सहकारी बैंक में निदेशक हैं, उसमें नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा पुराने नोट जमा किए गए। देश के 370 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में केवल एक बैंक, जिसके पूर्व चेयरमैन और मौजूदा डायरेक्टर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह हैं, उन 370 बैंकों में से उस एक बैंक में सबसे ज्यादा 745 करोड़ रुपया जमा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए बीजेपी अध्यक्ष को निशाने पर लिया। दरअसल ये सारा खुलासा एक आरटीआई से हुआ है, जो एक समाचार एजेंसी की ओर से लगाई गई थी। इस खुलासे के मुताबिक अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में नोटबंदी की घोषणा के बाद महज 5 दिन में ही करीब 750 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित नोट जमा किए गए। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक अमित शाह उस समय बैंक के निदेशक थे और वो कई साल से इस पद पर बने हुए हैं। अकेले गुजरात में 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित हैं, उनमें 5 दिन में, केवल 5 दिन में 3118 करोड़ रुपया के पुराने नोट जमा हो गए। कांग्रेस के इस हमले के बाद कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करने वाली संस्था निबार्ड ने इस मामले पर सफाई पेश की। उसका कहना यह है कि अहमदाबाद जिला सहकारिता बैंक ने आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक ही केवाईसी का पालन किया। नोटबंदी के दौरान बैंक ने नोट बदलने की प्रक्रिया का पालन किया। संस्था ने आगे कहा है कि नोटबंदी के दौरान गुजरात में महाराष्ट्र और केरल की तुलना में कम पैसे जमा हुए। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस में हुए बड़े फेरबदल की करते हैं। 2019 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पद से मुक्त कर दिया है। उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बदलाव करते हुए खड़गे को अब महाराष्ट्र का प्रभारी महासचिव बनाया है। मोहन प्रकाश की जगह खड़गे की नियुक्ति की गई है। इस बदलाव के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि खड़गे की जगह लोकसभा में पार्टी का नेता कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े तबके का मानना यह है कि राहुल गांधी को यह पद खुद लेना चाहिए। इससे विपक्षी दलों में बड़ा संदेश जाएगा और 2019 के लिए राहुल गांधी की भूमिका और पुख्ता होगी। हालांकि कांग्रेस अभी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है। ये निर्णय लेना कांग्रेस अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, इसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं। और मुझे लगता है कि खड़गे साहब बहुत सूझवान, बहुत बुद्धिमान और तजर्बेकार व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र के लोग उनके नेतृत्व से जरूर लाभान्वित होंगे। संसद के अंदर क्या निर्णय होगा, इस पर अभी पार्टी निर्णय लेगी और जैसे ही वो होगा हम इंडिया न्यूज को अवश्य सूचित करेंगे। कांग्रेस ने मन बना लिया है कि 2019 के चुनाव के लिए राहुल गांधी पार्टी और विपक्ष दोनों के ही चेहरे होंगे। आज खड़गे, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, उनको महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना दिया गया है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बड़े पद पर राहुल काबिज हो सकते हैं। दरअसल पार्लियामेंट के कुछ नेता ऐसे हैं जो मानते हैं कि सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी नहीं ले पाए हैं, इसलिए राहुल गांधी अब से लेकर 2019 तक हर वो चीज करेंगे जिसमें उनकी लोकप्रियता बढ़े और विपक्ष के नेता माने कि हाँ, उनका चेहरा राहुल गांधी है। और अब बात हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी की। अपने गानों और डांस से लोगों के दिलों पर राज करने वाली सपना आज सियासी गलियारे में नजर आई तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।
जी हां, सपना आज दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंची और पार्टी के नेताओं से मिली। इस दौरान इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। सपना जी, कांग्रेस ऑफिस में आप मौजूद हैं इस समय। कांग्रेस ऑफिस में आपको क्या लगता है कि क्यों आप यहाँ पे आई, किससे मुलाकात हुई है? क्या माना जाए कि बिग बॉस के बाद अब एक नया राउंड जो होगा वो राजनीति का होगा कांग्रेस के साथ आपका? सर नहीं पता मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ मुलाकात करने आई हूँ और मुलाकात को आप लोग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, शपथ में सच बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मुलाकात करने आई। क्या राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से आपने मिलने का समय मांगा है क्या? जो जिन्होंने प्रचार भी किया उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी आए, क्या आप भी देखती हैं कि आने वाले समय में लोकसभा के लिए आप प्रचार करेंगी कांग्रेस पार्टी के लिए? अगर पार्टी कहेगी तो? नहीं पता है, पार्टी कहेगी तो मैं प्रचार जरूर करूंगी, लेकिन लोकसभा राज्यसभा अभी कुछ नहीं पता। राहुल गांधी के विषय में अगर आपसे पूछा जाए 2 लाइन तो क्या बोलेंगे? वो बहुत क्यूट है। अगर आपको समय मिला तो आप उनसे मिलेंगी, चाहे कि वो लीडरशिप आगे बढ़े, उनके लीडरशिप में आप काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल 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 चाहूंगे, बिल्कुल चाहूंगे। तो राहुल गांधी किसी को क्यूट लगते हैं, उनमें सपना चौधरी भी एक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी की महिला सांसद सरोज पांडे के उस बयान की जिसने कांग्रेस का पारा और चढ़ा दिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मंदबुद्धि करार दिया है। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित BIT कॉलेज में सरोज पांडे ने ये आपत्तिजनक बयान दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। जिस प्रकार की बात कहते हैं, आश्चर्य होता है उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर, जिस प्रकार से वो बिहेव करते हैं। सीखने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन सीखने की भी मजबूर एक उम्र होती है। 40 के बाद जो व्यक्ति सीखता है वो सीखा हुआ व्यक्ति नहीं कहलाता, मंदबुद्धि कहलाता है। उनका परिवार जितना खुदा नहीं दिया है, अरे सरोज पांडे के उंगली भी कटवाया क्या? उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगा रहा। हम अगर सरोज पांडे को बोलेगा रमन सिंह नाचेगा और कुछ शादी नहीं करेगा तो क्या उसके लिए क्यों अच्छा है? पॉलिटिक्स के बीच देश में और क्या कुछ चल रहा है, एक नजर उन खबरों पर। यूपी के लखीमपुर खीरी में छेड़छाड़ के आरोपी युवक की लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर डाली। आरोपी का मुंह काला कर उसके गले में चप्पल की माला डालकर जुलूस भी निकाला गया। असम के गोपालपाड़ा में एक प्रेमी युगल की पिटाई कर उसका वीडियो वायरल कर दिया गया। पंचायत में मौजूद लोगों ने प्रेमी प्रेमिका की पिटाई करने का आदेश दिया था। बिहार के खगड़िया से हैरान करने वाली खबर आई है। महज आम तोड़ने पर 12 साल के एक लड़के के सिर में गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी शख्स घर छोड़कर फरार हो गया है। सेक्स चेंज करवाकर पुरुष से महिला बनी कोलकाता की सुचित्रा डे ने टीचर के इंटरव्यू के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सुचित्रा का आरोप है कि उससे टीचिंग की जगह बेहूदे सवाल पूछे गए। हरियाणा के पंचकुला में एक शख्स ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। आरोप यह है कि ये शख्स इसी तरह पत्नी और बेटी पर जुल्म ढाता था। मध्य प्रदेश के नीमच में एक कांग्रेस कार्यकर्ता को राहुल गांधी का जन्मदिन मनाना महंगा पड़ा। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर केस दर्ज किया है। दरअसल जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी एक स्कूल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता रमेश राजोरा ने बच्चों और स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके मिठाई बांटी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। MP के भोपाल में दबंगों ने एक किसान को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। दरअसल गांव के दबंग किसान की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते थे। जब किसान इसका विरोध कर रहा था तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। MP के रतलाम में ग्रामीणों ने बैंक कर्मचारियों की जूतों से जमकर पिटाई कर डाली। ग्रामीणों का आरोप यह है कि जब वो सहारा बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए पहुंचे तो बैंक कर्मियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। गुजरात के द्वारका में बच्चा चोरी के शक में एक शख्स को जमीन पर पटक कर लात घूसों और थप्पड़ों से जमकर पीटा गया। दरअसल एक गठरी लिए 2 शख्स को देखकर लोगों ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी, जिसके बाद भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई की। पंजाब में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला फाजिल्का का है, जहां पर 7 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया। घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आगे बढ़ते हैं। झारखंड के खूंटी में एक एनजीओ की 5 लड़कियों से गैंगरेप के बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई है। वहीं मामले में पुलिस ने एक पादरी समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरी घटना में पत्थलगड़ी के लोगों की भूमिका सामने आई है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आयोग ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का भी गठन किया है। तो वहीं आज रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर जेवीएम की महिला सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। 5 लड़कियों के विरुद्ध जो दुष्कर्म की घटना घटित हुई है उसमें खूंटी पुलिस के द्वारा कांड दर्ज कर लिया गया है, जिसमें फादर अल्फांसो आइंद और 4-5 अपराधी अथवा पत्थलगड़ी समर्थक के विरुद्ध में कांड दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला 19 जून का है, जब खूंटी जिले में कोचांग गांव में आशा किरण नाम की एनजीओ की टीम मानव तस्करी के खिलाफ नुक्कड़ नाटक करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान 5 से 6 लोग बाइक पर आए और बंदूक की नोक पर लड़कियों को अगवा कर जंगल की ओर ले गए और गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि लड़कियों के साथ एनजीओ के 2 युवक भी थे, जिनके साथ मारपीट की गई। सभी लड़कियों को करीब 1.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद 5 लड़कियों को वापस स्कूल लाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद संस्था के सदस्यों और पीड़ित लड़कियों ने रांची पहुंचकर डीजीपी से आपत्ति सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित लड़कियों का मेडिकल कराने के बाद मामला दर्ज किया। और टुनाइट एट 9 में यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए चल रहा हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि प्रलय आने वाली है, कयामत आने वाली है, डूम्सडे करीब आता जा रहा है। हर धर्म में इसका जिक्र है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा जब पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। कयामत का यही डर अब अमेरिका में करोड़ों डॉलर का कारोबार का आधार बन गया है। आप इसे किसी गुफा का दरवाजा मत समझिए, ये कयामत से बचाने के लिए अमेरिका में बनाई गई आधुनिक कॉलोनी है। इसके अंदर आलीशान जिंदगी जीने का हर इंतजाम मौजूद है। इसे डूम्सडे बंकर नाम दिया गया है, यानी कि कयामत से बचाने वाला बंकर। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच दुश्मनी जब चरम पर थी और लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन किसी भी वक्त परमाणु हमले का बटन दबा देगा, उन दिनों अमेरिका में ऐसे बंकर्स की डिमांड 700% बढ़ गई। इन बंकर्स की खासियत ये बताई जा रही है कि इन पर एटम बम का भी कोई असर नहीं होगा। Since the election of Donald Trump, we've seen a whole new demographic of people calling in, people that didn't know we existed before. अमेरिका में रियल एस्टेट की कई कंपनियां इन दिनों लोगों को कयामत से बचाने वाले लग्जरी बंकर्स का निर्माण करने में जुटी हुई हैं। इन बंकर्स को बनाने में उम्दा किस्म के फौलाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बंकर्स में 900 वर्ग फीट के फ्लैट से लेकर 3600 वर्ग फीट का पेंट हाउस तक है। लोगों के ऐशो आराम के लिए बंकर्स के अंदर ही झरना, लाइब्रेरी, थिएटर, जनरल स्टोर, स्विमिंग पूल और बार्स भी बनाए गए हैं। कुछ ड्रम्स डे बंकर्स के अंदर स्कूल, मेडिकल क्लिनिक, स्पा, जिम और हाइड्रोपोनिक गार्डन्स भी बनाए गए हैं। हाइड्रोपोनिक गार्डन में सब्जियां और फल उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। अब इतनी सुविधाओं वाले इन बंकर्स की कीमत भी जान लीजिए। यहां एक पेंट हाउस की शुरुआती कीमत 45 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब करीब 30 करोड़ रुपए है। दावा यह किया जा रहा है कि इन बंकर्स पर एटम बम, मिसाइल, जैविक हथियार और भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। जिसने पाकिस्तान में नेता का चोला ओढ़ लिया है। जिस हाफिज को पकड़ने के लिए अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है, वो पाकिस्तान की सरकार चलाने की फिराक में है। 25 जुलाई को पाकिस्तान में होने वाले चुनावों के लिए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने उम्मीदवार उतारे हैं। उसने चुनावी दफ्तर भी खोल लिया है। हाफिज सईद खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन उसने अपने खानदान के कई लोगों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हाफिज का बेटा हाफिज तलहा सईद सरगोदा सीट से चुनाव लड़ेगा। हाफिज के दामाद खालिद वलीद को लाहौर की एक सीट से टिकट मिला है। हाफिज के कुल 265 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें 80 नेशनल असेंबली और 185 प्रांतीय असेंबली के प्रत्याशी हैं। हाफिज ने मिली मुस्लिम लीग के नाम से राजनीतिक दल बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उसका रजिस्ट्रेशन करने से ही मना कर दिया, जिसके बाद हाफिज सईद ने पहले रजिस्टर्ड एक निष्क्रिय पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक के बैनर तले अपने लोगों को चुनाव लड़वाने का फैसला किया। उसने अपने 265 प्रत्याशी इसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उतारे हैं। हाफिज सईद के इस सियासी मंसूबे से अमेरिका और पूरी दुनिया हैरान परेशान है। अमेरिका ने पाकिस्तान को तो चेतावनी
तक दे दी है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करो क्योंकि तुम नोटिस पीरियड पर हो। दुनिया के बाकी देशों में क्या कुछ चल रहा है, एक नजर उन खबरों पर। प्रवासियों से अलग किए गए बच्चों से मिलने गई अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप अपनी जैकेट पर लिखे संदेश के चलते विवादों से घिर गई हैं। जैकेट के पीछे लिखा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या आपको पता है? इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका बचाव किया है और कहा है कि ये संदेश फेक न्यूज मीडिया के लिए था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट की ओर से जीवन भर के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा पर सरकारी खजाने के दुरुपयोग के लिए धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने के आरोप तय हुए हैं। सारा पर करीब $1 लाख यानी कि लगभग 68 लाख रुपए का सैकड़ों प्लेट खाना रेस्टोरेंट से पीएम आवास पर मंगवाने के आरोप हैं। न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा ऑर्डन मां बन गई हैं। उन्होंने बेटी को जन्म दिया। जसिंडा पद पर रहते हुए मां बनने वाली दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं। पहली महिला पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी, जो कि 1990 में पद पर रहते हुए मां बनी थी। तब उनकी उम्र 37 साल थी। भारत और चीन के फिल्म निर्माताओं ने एक फिल्म बनाने के लिए हाथ मिलाया है, जिसमें दोनों देशों के लोगों की ओर से साझा किए जाने वाले भावुक रिश्तों और सांस्कृतिक मूल्यों को दिखाया जाएगा। चीन के सिंचुआन प्रांत के लहसान शहर में एक बस में हुए धमाके का वीडियो सामने आया है। इस धमाके में 15 लोग घायल हो गए। धमाके की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। बात अपनी ही शिष्या के रेप केस में फंसे शनिधाम संस्थापक दाती मदन महाराज की। दाती से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज दोबारा पूछताछ की। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दाती से 11 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि पूछताछ के दौरान दाती फूट फूट कर रो पड़ा। वो लगभग 1 घंटे तक रोता रहा। 2 दिन पहले भी दाती से 7 घंटे तक के लिए पुलिस ने पूछताछ की थी। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि क्राइम ब्रांच दाती महाराज का पोटेंसी टेस्ट करा सकती है, क्योंकि दाती ने खुद को नागा साधु करार दिया था और ये दुहाई दी थी कि वो किसी से शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। कि इन्होंने जो बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं, उनकी पुष्टि की जरूरत है, उनकी वेरिफिकेशन की जरूरत है। तो वो सारी वेरिफिकेशन की प्रोसेस की तो वेरिफिकेशन ही संतुष्ट हैं आप? नहीं है? नहीं, भाइयों से भी नहीं, जब तक सारी चीजें वेरीफाई हम ना कर ले, हम कैसे उधर पीड़िता ने साकेत कोर्ट में अर्जी दायर कर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से स्टेटस रिपोर्ट तलब कराने की मांग की है। कोर्ट ने पुलिस से सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी। रेप के आरोपी दाती महाराज से मंगलवार के बाद शुक्रवार को भी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में कड़ी पूछताछ की गई। माना यह जा रहा है कि क्राइम ब्रांच जरूरत पड़ने पर दाती महाराज का पोटेंसी टेस्ट भी करा सकती है। दाती महाराज के केस में ऐसा पहली बार हुआ कि ज्वाइंट सीपी रैंक का अधिकारी खुद दाती महाराज से पूछताछ करने के लिए क्राइम ब्रांच के इस दफ्तर में पहुंचा और कई कड़े सवाल पूछे। दाती महाराज क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों से पूछताछ के दौरान बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। माना यह जा रहा है कि हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए क्राइम ब्रांच अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है, क्योंकि दाती महाराज ने सचिन जैन और नवीन गुप्ता पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था। तो लिहाजा क्राइम ब्रांच उन्हें भी नोटिस देकर जांच में सहयोग करने की बात कहकर उन्हें बुला सकती है और उनसे भी पूछताछ कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मैसूर में गजब का रोमांटिक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। एक महिला ने खुद को बीजेपी विधायक की पूर्व प्रेमिका और पति होने का दावा करते हुए जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, जब ऑफिस के कर्मचारियों ने महिला को विधायक से नहीं मिलने दिया तो वो उनके साथ बदसलूकी पर उतर आई। हालांकि बीजेपी विधायक एस ए रामदास उस समय अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। विधायक के करीबियों का कहना यह है कि विधायक का उस महिला से कोई संबंध नहीं है, वो पैसे ऐंठने की नीयत से ही ऐसा कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भी इस महिला को लेकर खूब चर्चा हुई थी। उस वक्त प्रेमा कुमारी नाम की इस महिला ने कृष्णा राजा सीट से बीजेपी विधायक एस ए रामदास के खिलाफ चुनाव लड़ने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में उसने अपनी उम्मीदवारी भी वापस ले ली थी। मैडम तुसाद के मोम के पुतलों वाले म्यूजियम में अब योग गुरु बाबा रामदेव भी दिखेंगे। लंदन स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में बाकी सेलिब्रिटीज के साथ साथ अब बाबा रामदेव की भी मोम की प्रतिमा दिखाई देगी। म्यूजियम की तरफ से बाबा रामदेव से मोम की प्रतिमा लगाने के लिए इजाजत मांगी गई थी, जिसकी मंजूरी उन्होंने दे दी। बात लौकी की, जिसके जूस ने महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला की जान ले ली। जी हां, चौंके नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लौकी का जूस पीने के बाद
42 साल की एक लेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया है। 12 जून को इस महिला ने मॉर्निंग वॉक के बाद घर लौटकर लौकी का जूस पिया था। ऑफिस जाते समय रास्ते में उन्हें उल्टियां होने लगी तो वो वापस घर लौटी। हालत और बिगड़ी तो महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन तक चले इलाज के बाद 16 जून की रात महिला की मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक जिस लौकी का जूस महिला ने पिया वो कड़वी थी और उसका जूस जहर बन चुका था। महिला ने जो जूस पिया उसमें गाजर मिक्स था, इसीलिए उन्हें कड़वाहट का एहसास ही नहीं हुआ और यही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 2011 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लोगों से अपील भी की थी कि लौकी के ऐसे जूस को पीने से बचें जिसका स्वाद कसेला हो और कड़वाहट हो। दरअसल लौकी में कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स जैसे ककर बैटोसिन्स पाए जाते हैं जो लौकी के कड़वे स्वाद और जहरीलेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस केस में यही हुआ। लौकी कड़वी होने से उसका जूस जहरीला हो गया और महिला की पूरी बॉडी में जहर फैल गया। ब्लड प्रेशर लो होने के साथ ही पहले किडनी और लिवर फेल हुए, फिर ब्रेन हैमरेज से महिला की मौत हो गई। अगर आप उत्तराखंड घूमने के लिए जाने वाले हैं और ऋषिकेश में राफ्टिंग करने वाले का प्लान बना रहे हैं तो आपको झटका लगने वाला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और नदी के किनारे दूसरे खेलों पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी 2 हफ्तों तक लगाई गई है और तब तक उत्तराखंड सरकार को बताना होगा कि गंगा नदी के किनारे कैंप को लेकर उसकी क्या नीति है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि जब तक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स के लिए सरकार कानून नहीं बनाती है तब तक इनकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उधर गंगा नदी के दोहन के खिलाफ संत और पर्यावरणविद स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने हरिद्वार में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आपने पुलिस वालों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए गुंडे बदमाशों की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन बिहार में ठीक उसके उलट तस्वीर सामने आई है। यहाँ के गोपालगंज में एक पुलिस वाला अपनी करतूत के लिए युवक के पैर पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक सिपाही युवक के पैर छूकर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा वो एक नहीं कई बार करता है। अब जानिए दूसरों पर वर्दी का रौब झाड़ने वाला ये सिपाही भीगी बिल्ली आखिरकार क्यों बन गया। दरअसल इस युवक ने सिपाही का घूस लेने का वीडियो बना लिया था। उसी वीडियो के सार्वजनिक होने के डर से ये सिपाही युवक के पैरों पर लेट गया और माफी मांगने लगा। वीडियो डिलीट करने की मिन्नतें कर रहा है ये शख्स। इतना ही नहीं, वीडियो बनाने वाले लड़के ने जब सिपाही से माफी मांगने के साथ उठक बैठक करने को कहा तो उसने उठक बैठक भी कर डाली। ये पूरी घटना कुचायोट थाने के जलालपुर चेक पोस्ट की है। यहाँ पर यूपी के सीमा से जब ट्रक बिहार की सीमा में घुसते हैं तो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले वसूली करते हैं। इसी वसूली का वीडियो इस युवक ने बना लिया था। गोपालगंज के एसपी ने वीडियो की जांच के बाद दोषी पुलिस वाले पर कार्रवाई की बात कही। दिल्ली से सटे नोएडा के लोगों के लिए एक राहत वाली खबर है। सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड के भारी विरोध के बाद आखिरकार यूपी सरकार को झुकना ही पड़ा है। नोएडा प्राधिकरण ने डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने का फैसला लिया है और इसके लिए दूसरी जगह पर जमीन तलाश की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद नोएडा सेक्टर 123 स्थित डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसके लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना खुद नोएडा अथॉरिटी के सभी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। लखनऊ में सीएम ने एक मीटिंग की थी जिसमें नोएडा अथॉरिटी के सीईओ आलोक टंडन को फटकार लगाई गई। योगी ने साफ तौर पर आदेश दिया कि सेक्टर 123 में डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालना बंद कर दिया जाए। हालांकि स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित तौर पर आदेश की कॉपी नहीं मिलती है उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमें कोई आदेश लिखित में या किसी भी तरह का हमें नहीं मिला है। न्यूज में चल रहा है, वो टीवी पर न्यूज में चल रहा है, उसका हम कैसे मान लें? जब तक हमको लिखित में कुछ नहीं मिलता तब तक हम कैसे मान सकते हैं? सलमान खान की रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन बजरंगी भाईजान को अपनी फिल्म रेस से तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने एक नई रेस में खुद को झोंक दिया। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो घोड़े के साथ रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान वर्कआउट के मामले में हमेशा से ही कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और इसके शौकीन हैं। इसी कड़ी में उन्होंने घोड़े के साथ रेस लगाने का फैसला लिया। इन्होंने न सिर्फ रेस लगाई बल्कि जीती भी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब शूट हुआ है। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं खेल के मैदान और सिनेमा की सतरंगी संसार के साथ।
फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप डी के अपने दूसरे मुकाबले में क्रोएशिया के खिलाफ 0-3 से करारी हार झेलने वाली अर्जेंटीना टीम की जमकर आलोचना हो रही है। इस हार से अर्जेंटीना पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। अर्जेंटीना अपने ग्रुप में तीसरे नंबर पर है। अर्जेंटीना के दिग्गज फॉरवर्ड लियोनेल मेसी एक बार फिर से नाकाम साबित हुए। क्रोएशिया के खिलाफ भी मेसी कोई कमाल नहीं दिखा सके और एक भी गोल करने में नाकाम रहे। पहले मैच में भी मेसी का जादू नहीं चला था, जिसके बाद अब वो फैंस के निशाने पर आ गए हैं। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को सीओए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें ये नोटिस क्रिकेट उपकरण और मिट्टी के सर्वे के लिए भूटान दौरे को लेकर जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि उनके वहां जाने की क्या जरूरत थी। चौधरी को 4 जुलाई तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। डोपिंग रोधी कानूनों के उल्लंघन करने पर उन्हें 3 से 6 महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। शहजाद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से गठित जांच समिति के सामने पेश होना है। टीम इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स को अब तक अपना संशोधित वेतन नहीं मिला है, जबकि उनके केंद्रीय अनुबंधों पर 5 मार्च को ही हस्ताक्षर करा लिए गए थे। शनिवार को प्रशासकों की समिति के विरोध में होने वाली बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाने वाला अवार्ड शो आईफा आज से बैंकॉक में शुरू हो रहा है। ये समारोह 24 जून तक चलेगा। करण जौहर और रितेश देशमुख इस शो को होस्ट करेंगे। इस समारोह में 20 साल बाद एक्ट्रेस रेखा स्टेज पर परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। अमेरिकन सिंगर निक जोन्स के साथ अफेयर की खबरों के बीच प्रियंका मुंबई वापस लौटी हैं और वो भी निक के साथ। बीती रात एयरपोर्ट पर दोनों एक साथ स्पॉट हुए। प्रियंका एयरपोर्ट पर निक को मीडिया से बचाती हुई भी नजर आई। खबर है कि प्रियंका निक को अपनी मां से मिलाने के लिए लाई है।